बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ अब्दुल्ला और मैं हूं अब्दुल्ला काजी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जनाब, और हमारे इस नए प्लेटफॉर्म को सपोर्ट कीजिएगा। आज की अगर सबसे बड़ी खबर की बात करें तो जो ताज़ा तरीन और सबसे बड़ी खबर है इस वक्त वो ये है कि एक भारतीय तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। जी हाँ जनाब, पहले भी आपने सुना जंग जब हुई हमारी इंडिया के साथ तो किस तरह इनके 7 तैयारे पाकिस्तान ने तबाह किए। अब जो हादसा इनके साथ आया है वो हुआ ये है जनाब कि दुबई में एयर शो था, और उस एयर शो में जनाब पाकिस्तान ने अपना JF-17 थंडर जो जहाज है जो कि पाकिस्तान खुद मैन्युफैक्चर करता है वो डिस्प्ले किया। और वहां पे जो भारतीय एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं वो भी उस जहाज को देखने आए और उन्होंने उस जहाज के साथ बाकायदा फोटोग्राफी करवाई। इससे ये हमें पता चलता है कि जो भारतीय एयरफोर्स का जो स्टाफ है वो कितना मुतासिर है पाकिस्तान एयरफोर्स से। तभी जाहिर है कि वो हमारे पवेलियन में आए और उन्होंने जनाब फोटोशूट किया हमारे प्लेन्स के साथ। उसके बाद जनाब जो हमारा वहां पे क्रू मौजूद था, स्टाफ मौजूद था, हमारे जो पायलट्स मौजूद थे, उनका रवैया बहुत उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से वार्म वेलकम किया उनको। और उन्होंने जनाब चाय का भी पूछा कि आप चाय वगैरह पियेंगे, तो चाय उन्होंने नहीं पी। आपको पता है अगर चाय की बात की जाए तो चाय जो है वो हमारा शुरू से खासा रहा है कि भारत से हम चाय का जरूर पूछते हैं। अभिनंदन की अगर बात की जाए तो वो भी जब आया था तो उसको भी हमने चाय पिला के भेजा था और उसने कहा था टी वॉज फैंटास्टिक, अगर आपको याद हो। तो खैर जनाब आज जो वाकया पेश आया हुआ इस तरह से है कि इसी एयर शो में भारत का एक तैयारा था, और जनाब ये इनका जो तैयारा था ताजिश तैयारा, वहां पे ये डिस्प्ले किया गया था। और 2:10 पे जब इस तैयारे को उड़ाया गया तो हुआ ये कि ये तैयारा जो है बुलंदी पे जाके उसके बाद गिरकर तबाह हो गया, और जो पायलट इसके अंदर मौजूद थे वो एग्जिट नहीं कर सके, और वो जो है वो भी उनकी भी मौत वाकई हो गई इस इंसिडेंट में। अब आप देखें कि इन इसी से पता चलता है कि इनकी जो एयरफोर्स है वो कहां खड़ी है, और इनकी यानी कि जो एक मैनेजमेंट है, जो एक सिस्टम है एयरफोर्स का, वो किस कदर बोसीदा हो चुका है। यानी कि जो इनका पायलट था वो एक सीनियर पायलट था और जाहिर है कि वो स्किल्ड भी था, तभी उसको वहां पे लाया गया था या वहां पे वो मौजूद था। लेकिन इनका जो एयरफोर्स का निजाम है वो इतना बोसीदा है, इनके जहाज इतने बोसीदा हैं कि जनाब वो पायलट जो है उसकी महारत पे हम शक नहीं करते, लेकिन जहाज इतने कमजोर हैं कि वो जहाज जो है वो गिर के तबाह हो गए हैं। माजी में पाकिस्तान के साथ जब से भारत की जंग हुई है तो पाकिस्तान ये बताता रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ये बताता रहा है। अभी कांग्रेस में परसों एक रिपोर्ट जमा हुई और उसमें भी ये कहा गया कि पाकिस्तान को वाज़ेह फतह हुई भारत के खिलाफ इस जंग में, और पाकिस्तान ने भारत के 7 तैयारे तबाह किए। लेकिन एक भारत है जो कि इसको बार बार डिनाई करता है, वो इसको मानने को तैयार नहीं है। अब ये जो वाकया पेश आया है इसकी जो खासियत है वो ये है कि इससे आप डिनाई नहीं कर सकते, मुकर नहीं सकते, इंकार नहीं कर सकते, क्योंकि एयर शो है दुबई में और दुनिया वहां पर मौजूद है, और सारी दुनिया के सामने ये वाकया हुआ है। इनफैक्ट इस वाकया होने के बाद जो वहां पे एयर शो था उसको थोड़ी देर के लिए रोका भी गया, तो इसको अब जो है वो डिनाई नहीं किया जा सकता। ऑन द अदर हैंड अगर आप बात करें तो इनके जो हेलीकॉप्टर्स हैं, इनके जो मुख्तलिफ जहाज हैं, उनसे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे वाकयात होते रहे हैं। 2025 अगर हम कहें कि वो इंडिया की जलालत का साल था तो इसमें यानी कोई शुबा नहीं है ये बात करने में। और एयर इंडिया का एक जहाज था जो कि क्रैश हुआ और 300 से ज्यादा लोग जो हैं वो जाम बहक हुए उस हादसे में। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 2-3 हेलीकॉप्टर्स के हमने हादसा देखे जहां पे इनके हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो गिर के तबाह हो गए, और इसी तरह दीगर बहुत सारे हादसा हुए जिससे पता चलता है कि इनका जो सिस्टम है वो पूरी तरह से क्रैश कर चुका है, बोसीदा और पुराने जो जहाज हैं वो इनकी एयरफोर्स का हिस्सा हैं। और ये जो जहाज है जो गिरकर तबाह हुआ है इस एयर शो में आज, ये जनाब जो है 2016 में मैन्युफैक्चर हुआ, और 2016 में मैन्युफैक्चर होने के बाद ये इस्तेमाल के लिए इंडियन एयरफोर्स को दे दिया गया, और आज 2025 में ये गिर के तबाह हो गया है। और जाहिर है कि इंडिया के लिए ये बहुत ज्यादा एम्बैरेसमेंट है, जलालत है, बेइज्जती है कि इस तरह आप इंटरनेशनल एक एयर शो में अपनी एक चीज की नुमाइश कर रहे हैं और आपकी वही चीज जो है वो गिरकर तबाह हो जाती है। ये बिल्कुल इसी तरह है कि अगर आप कहीं पे कोई स्टॉल लगाते हैं, कोई नुमाइश करते हैं किसी भी आइटम की, लेट सपोज आप किसी कार शो में अपनी गाड़ी ले जाते हैं और आप उस गाड़ी को नुमाइश के लिए लगाते हैं, और जब उस गाड़ी को कोई खरीदने आए और आप उसकी टेस्ट ड्राइव दें या वो चेक करने के लिए दें तो उसमें इस लेवल का फॉल्ट निकल आए, तो आप सोचें कि किस लेवल पे जो है वो शर्मिंदगी होती है। ये सब कुछ इनके साथ जो हुआ है ये इसलिए हुआ है कि इनका गरूर और जो तकब्बुर और जो जुबान इनके साथ लगी हुई है, इनको जो जुबान है वो क्योंकि काबू में नहीं आती। अभी आप देख लें कि इनकी एयरफोर्स का हाल ये है कि इनके जहाज जो है वो गिर के तबाह हो रहे हैं,
और बयानात ये क्या देते हैं जी कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी भी जारी है और पहले जो है वो जो जंग है वो अब 400 दिन की होगी या 800 दिन की होगी और साला साल चलेगी, यानी कि फजूल किस्म की बातें। और उसका रिजल्ट ये है कि ये देख लें आपके पूरी दुनिया के सामने इनको जो है वो जिल्लत उठानी पड़ी है। इसलिए कहते हैं कि आप हमेशा, आपको चाहिए कि आप हम्बल रहें, डाउन टू अर्थ रहें, अपने आप में रहें, अपनी औकात में रहें और उसके बाद जो है फिर आप बयानात दें, ताकि इस तरह की अगर कोई सिचुएशन आ जाती है तो उसमें फिर आप को जो है वो सारी शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़ सके। तो ये जनाब आज की एक डेवलपमेंट है भारत के लिए, बहुत ही शर्मिंदगी और जिल्लत का ये दिन है आज का। और इसके अलावा अगर हम 2025 की भी बात करें तो इंडिया के हवाले से ये कोई इतना अच्छा साबित नहीं हुआ। ऑन द अदर हैंड जनाब इंडिया की जो एयर इंडिया जो इनकी एयरलाइन है वो इंडिया को कह चुकी है कि ये जो पाकिस्तान और इंडिया की जब जंग हुई तो हमने जो अपने जो हवाई रास्ते हैं वो बंद किए और हमने अपने यानी हदूद में इंडिया के जहाज पाकिस्तान की हदूद में, हवाई हदूद में दाखिल नहीं हो सकते। तो इसकी वजह से 4000 अरब का एयर इंडिया को नुकसान हो गया। और जब ये हो रहा था तभी हम आपको बता रहे थे कि जो ये 4000 अरब का इनको नुकसान इसलिए हुआ है कि इनकी रिलायंस ज्यादा है, इनकी फ्लाइट्स ज्यादा जाती हैं, ये पाकिस्तान की हवाई हदूद का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं एज कंपेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है वो निस्बतन कम जो है वो इनकी हवाई हदूद का इस्तेमाल करता है। आज जो त्यारा इनका गिर के तबाह हुआ, इसके बारे में एक बात आपको ये भी बता दें कि ये त्यारा जो है ऑलरेडी इसमें फ्लॉज थे, क्योंकि जब ये त्यारा उस एयर शो में लाके दिखाया गया, इसको लाके खड़ा किया गया, तो इसके ऑयल लीकेज की वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पर मौजूद थी। उसके बावजूद उसको उड़ाना और अपने पायलट की जान को रिस्क में डालना और उस पायलट का फिर मारे जाना, ये जो है इंडियन एयरफोर्स की मैनेजमेंट के ऊपर कड़े सवाल खड़ा करता है। खैर जनाब ये तो एक ताजा तरीन अपडेट थी। अब आगे चलते हैं, कुछ बात करते हैं जनाब आईएमएफ के हवाले से। आईएमएफ ने एक ताजा तरीन रिपोर्ट शाया की है और वो रिपोर्ट ये है जनाब कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो किस तरह से करप्शन और बैड गवर्नेंस का जो है वो शिकार रह चुका है। उसमें बहुत सारे वैलिड पॉइंट्स उन्होंने उठाए हैं, बहुत सारी ऐसी बातें की हैं जो शायद हम लोग जानते हैं, लेकिन हमेशा क्योंकि ये बात पाकिस्तान से कही जाती है, अब जब इंटरनेशनली ये बात सामने आ गई है, आईएमएफ की रिपोर्ट में सामने आ गई है, तो आप कह सकते हैं कि एक मुस्तनद बात हो गई है, एक ऑथेंटिक बात हो गई है और हमारी हुकूमत जो है उसके लिए ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। जनाब आईएमएफ की जो रिपोर्ट है जनाब, उसने ये रिपोर्ट पाकिस्तान ने छुपा के रखी। पाकिस्तान की वजारत खजाना इसको जारी नहीं करना चाह रही थी, लेकिन आईएमएफ की जानिब से फिर ये कहा गया कि आपको ये रिपोर्ट जारी करनी पड़ेगी। अगर आप ये रिपोर्ट जो इस्लाहाती एजेंडा इसमें दिया गया है उसको आप जारी नहीं करेंगे तो जो 1.2 बिलियन की जो 1.2 अरब डॉलर यानी 1.2 अरब डॉलर की जो किस्त है वो पाकिस्तान को नहीं दी जाएगी। तो फिर मजबूरन हमारी हुकूमत को इस रिपोर्ट को जारी करना पड़ा। इसमें जनाब जो चीदा चीदा पॉइंट्स हैं उन्होंने कहा है कि इसमें जनाब हम बात कर लेते हैं इस्लाहात के हवाले से। तो कहा यह गया है कि जो इस्लाहात इस रिपोर्ट में बताई गई हैं, अगर पाकिस्तान वो इस्लाहात कर लेता है अपने सिस्टम में तो फिर ये चांसेस हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो जीडीपी है वो अगले आने वाले 5 सालों में 6.5 तक पहुंच जाए। कायदे आजम की जो तकरीर थी 1947 में, उनका भी हवाला दिया गया वहां पे और उसके बाद उन्होंने कहा कि किस तरह कायदे आजम की जो स्पीच है जिसमें उन्होंने कहा था कि करप्शन से हमने पाक करना है अपने मुल्क को, एक सिस्टम को, और गवर्नेंस जो है वो हमारा फोकस होना चाहिए, उसके बावजूद भी बैड गवर्नेंस जो है वो पाकिस्तान का आज भी सबसे बड़ा इश्यू है, जो कि बहुत शर्मिंदगी की बात है। अच्छा, जो इसमें वैलिड जो चीदा चीदा कुछ नुकात है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में जो सरकारी फंड्स, जो सरकारी पैसा होता है उसका जो गैर जरूरी इस्तेमाल है वो बहुत ज्यादा होता है और ये जो फंड्स हैं ये सही जगह पर नहीं लगाए जाते। जो पाकिस्तान का पैसा जब सही जगह पे नहीं लगाया जाता, अशरफिया जो है वो इसको अपने मफाद के लिए यूज करती है, अपने सियासी और माली फायदे के लिए यूज करती है। अवाम के ऊपर ये पैसा नहीं लगता तो उससे जो मार्केट है वो कोलैप्स करती है पाकिस्तान की, और जो पाकिस्तान की अवाम है उसका अदम एतमाद अपनी हुकूमत पे पैदा होता है। इसके अलावा जनाब पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको अपने रोजमर्रा के काम कराने के लिए रिश्वत का सहारा देना पड़ता है। उसके अलावा जनाब उन्होंने बताया कि किस तरह अलीट कैप्चर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है, यानी कि जो अलीट क्लास है पाकिस्तान की वो अपनी गवर्नमेंट की जो पावर है वो जो गवर्नमेंट के फंड्स हैं उनको अपने जाती फायदे के लिए इस्तेमाल करती है, अपने
जो उनके सियासी फायदे हैं, उनके जो माली फायदे हैं, उनके लिए वो इस्तेमाल करती है। और जितनी भी पॉलिसीज बनती हैं पाकिस्तान में, उसमें उस एलीट का बहुत बड़ा किरदार है। वो एलीट अवाम पसंद पॉलिसीज नहीं बनने देती, पब्लिक इंटरेस्ट की पॉलिसीज नहीं बनने देती, जबकि अपने मफाद की जो है वो पॉलिसीज वो बनाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जनाब उन्होंने एग्जांपल एक दी कि 2019 में जो शुगर स्कैंडल आया था, उसको उन्होंने कोट किया कि वो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा करप्शन स्कैंडल था। और 2019 में आपको याद होगा इमरान खान साहब के दौर का ये स्कैंडल था, जब ये सामने आया था। तो दो कि इस दौर में रिपोर्ट आई है, लेकिन अगर हम करप्शन की बात करें तो इस हमाम में सब नंगे हैं। यानी इससे माजी में भी जो पीटीआई की भी हुकूमत आई, तो उसमें उसका ये जो शुगर वाला जो एक वाकया है कि किस तरह शुगर की जो इंपोर्ट है उस पर पाबंदी लगाई, उसको अलाउ किया गया, और फिर किस तरह जो शुगर माफिया है उसने इससे पैसा छापा, वो सबके सामने है। इसके अलावा जनाब कुछ जो मजीद उन्होंने और बातें की, उसमें उनका ये कहना था कि पाकिस्तान में एहतसाब का कड़ा निजाम जो है वो मौजूद नहीं है। जो पाकिस्तान की अवाम है वो अदलिया को पाकिस्तान के करप्ट तरीन इदारों में से एक इदारा समझती है। पाकिस्तानी अवाम को इंसाफ की जो मुहैया है, इंसाफ का मुहैया होना, उस पर यकीन नहीं है। अब आप ये देख लें, उन्होंने ये भी जिक्र किया कि हाल ही में अदालती निजाम के अंदर जो है वो वाज़ेह चेंजेस पाकिस्तान में की गई हैं, लेकिन इससे भी है जो है अवाम को ये यकीन नहीं है कि उनके जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। अब ये देख लें कि ये कितना बड़ा एक लम्हा फिक्रिया है कि आईएमएफ ये कह रहा है कि पाकिस्तान की जो अवाम है उसका अपने जुडिशरी पे कोई इतमाद नहीं है। और ये बात बिल्कुल ठीक है, वाकई हमारा सिस्टम इस कदर बसीदा हो चुका है कि हमारे लोगों का जुडिशरी पे कोई इतमाद नहीं है। लोग सारी सारी जिंदगी जेल में सड़ते हैं, इवन वो मर जाते हैं, उसके बाद उनको बेगुनाह करार दिया जाता है। और एक तरफ ऐसा होता है कि जनाब जो पेशावर चोर हैं, डकैत हैं, डाकू हैं, मंशियात फरोश हैं, या इवन जो रेप करने वाले जो मुलजिम हैं, उनको टेक्निकल ग्राउंड्स पे अदालत बेल दे के जो है वो सरेआम फिर रहे होते हैं। तो इसके ऊपर हमें बहुत देखने की जरूरत है। और जाहिर है कि ये चीजें जो हैं ये आईएमएफ की इस रिपोर्ट में सामने आई हैं। उसके बाद उन्होंने कहा जी पाकिस्तान का जो टैक्स सिस्टम है वो बहुत ही आलूदा और बोसीदा है। यानी कि पब्लिक जो है वो टैक्स इसलिए नहीं देती क्योंकि उसको ये यकीन नहीं है कि वो टैक्स वापस उसके ऊपर लगेगा। और ये हकीकत है कि हमारी अवाम से जोर जबरदस्ती की बेस पे आप टैक्स लेते हैं तो लेते हैं, अदरवाइज दीगर ममालिक की तरह उनको ये यकीन नहीं है कि जो टैक्स वो दे रहे हैं वो उनके ऊपर लगेगा भी या नहीं लगेगा। उसके अलावा जनाब फिर उन्होंने कहा जी कि ये जो चीजें हैं, यानी कि पुअर टैक्स सिस्टम, इररेगुलर यूज ऑफ गवर्नमेंट फंड्स, इसने जो पुअर फाइनेंशियल सिस्टम है पाकिस्तान का, इसने अवाम का जो एतबार है सरकारी इदारों पे वो खत्म कर दिया। और पहले उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान के लोगों को अपने दीगर जो डेली नोयत के जो काम होते हैं उसके लिए उनको रिश्वत देनी पड़ती है। तो ये पाकिस्तान के इकोनॉमिक सिस्टम के लिए कितनी खतरनाक बात है। और ये सारा चिट्टा खट्टा जो है वो खोल के सामने रख दिया। अब मुझे अफसोस है कि कुछ लोगों को सांप सूंघ जाएगा और वो इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। जबकि आज से 2 दिन पहले जब बुशरा बीबी के बारे में आर्टिकल छपा था द इकोनॉमिस्ट में, तो जिन लोगों ने उसके ऊपर बात की, हमने भी की, हम ये जाहिर है कि हमने उसके ऊपर वीडियो इसलिए की कि हमें लगता था कि वो जाती मामला सिर्फ तब होता अगर वो उससे पब्लिक इफेक्ट ना हो रही होती। लेकिन हमने उसको भी कंडेम किया, आज हम इसको भी कंडेम कर रहे हैं। जितनी भी बात करते हैं गुड गवर्नेंस की और सारी चीजों की, ये खुल के सामने आ गई है जी। आइए मैं अपनी रिपोर्ट में एक एक चीज खुल्लम खुल्ला बयान कर दी है। आप बताएं इसका क्या करना है, कैसे ये सिस्टम ठीक होगा, कैसे ये निजाम ठीक होगा। ये करप्शन इसलिए पाकिस्तान में ठीक नहीं हो रही कि ये हमारे खून में बस गई है। किसी भी बंदे को जब भी कोई ओहदा मिलता है, इख्तियार मिलता है, कुर्सी मिलती है, तो वो कहता है कि बस मैं सारी रकम बटोर लूं, मेरा कुछ बन जाए और कुछ हो या ना हो। चलिए ऊपर वाली सतह पे तो हम लोग हुक्मरानों को हमेशा बुरा भला कहते हैं ना कि जी नवाज शरीफ ने करप्शन कर ली, जरदारी ने कर ली, मरियम नवाज ने कर ली। मुझे नहीं पता उन्होंने की है या नहीं की। जाहिर है कि अगर उन्होंने किया तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, एहतसाब बिल्कुल होना चाहिए, सबका होना चाहिए, किसी के लिए भी छूट नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। लेकिन आप निचले लेवल पे देख लें, क्या एक डीसी, एक डीपीओ, एक सीपीओ, ये लोग करप्शन नहीं कर रहे? ये लोग माल पानी नहीं बना रहे? और ये जो लोग अपनी कुर्सियों में बैठे हैं,
क्या इनको मरियम नवाज ने या किसी सियासतदान ने फोन करके कहा कि करप्शन करो? सर, करप्शन हमारी जीन्स में शामिल हो चुकी है। सरकारी फंड का जितना बेदरीग इस्तेमाल हमारे अफसरान करते हैं, शायद ही कोई करता हो। तो बहरहाल हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया, हुकूमत को सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है और किस तरह से उन्होंने इसको टैकल करना है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह लोग उस आर्टिकल पे बात कर रहे थे जो बुशरा बीबी के मुतालिक आया था, तो वो तो चलें, उसके ऊपर भी हमने बात की, लेकिन इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए क्योंकि ये डायरेक्टली अवाम के साथ लिंक्ड है। लेकिन हमारा मसला यह है कि हमारे लोगों की सियासी पार्टीज भी अपनी अपनी हैं। तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, जब नून लीग से मुतालिक बात आती है तो वो बात करते हैं, लेकिन जब तहरीक इंसाफ के मुतालिक बात आती है तो वो कभी बात नहीं करते। इसी तरह आप देख लें जो दीगर पार्टीज हैं, उनका भी बिल्कुल यही हाल है। यानी नून लीग के जो लोग हैं वो ये बुशरा बीबी वाले स्कैंडल पे तो वो बोल रहे थे, इस आर्टिकल के ऊपर मैं देखता हूं कौन बात करता है, किसकी जरूरत होती है कि इसको ट्वीट करे और इसके बारे में बात करे, क्योंकि ये उनकी गवर्नमेंट में आया है। हमने जबकि उसके ऊपर भी बात की, उसके जो प्रोज एंड कॉन्स थे वो भी आपको बताए और ये रिपोर्ट भी हमने आपके सामने पेश कर दी। इसके अलावा जनाब इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि अफगानिस्तान जो है वो भरपूर पूरी जंग की तैयारी कर रहा है पाकिस्तान से। ये अब एक खबर है जो कि इंडियन मीडिया में आई है, जी टीवी का ये प्रोग्राम है जनाब, और उसमें ये खबर दी गई है कि अफगानिस्तान जो है वो फुल फ्लैश वॉर की तैयारी कर रहा है पाकिस्तान के साथ। और इंडियन मीडिया जाहिर है वैसे तो वो एक ऑथेंटिक मीडिया नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान के ऊपर क्योंकि आजकल उनका असर रसूख बहुत ज्यादा है, अफगानिस्तान को वो फंड भी करते हैं, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है उसका भी लिंक जो है वो इंडियन मीडिया और इंडिया के साथ और इनडायरेक्टली इसराइल के साथ भी मिलता है। तो उनकी ये बात जो है उसको मतलब हम रद्द नहीं कर सकते। तो ये एक पॉइंट था। बहरहाल जी टीवी का प्रोग्राम है बात पते की, उसमें ये बताया गया है। तो अगर अफगानिस्तान को शौक है तो शौक पूरा कर ले। यानी भारत की औकात तो आपने देख ही ली है कि किस तरह भारत जो है वो जलील हुआ पाकिस्तान से भी, अपने एयर शो में जो हमने आपको वाकया बताया उसमें भी, और इनकी कैपेसिटी नहीं है कि ये पाकिस्तान से लड़ाई कर सके। अफगानिस्तान तो इनके आगे बेचता ही कुछ नहीं है सरकार। अफगानिस्तान तो उनकी ना कोई एयरफोर्स है, ना कोई बड़ी फौज है, ना कोई उनकी जो है वो यानी कि नेवी है। तो किस तरह से अफगानिस्तान जो है ये सिर्फ बंदूकों पे, लड़ाइयों पे, झगड़ों पे, इंसानों के कत्लेआम पे, दहशतगर्दी पे, इन चीजों पे इनका बिलीफ है। अगर इनको शौक है पाकिस्तान से जंग करने का तो जंग करके देख लें। जो हशर इनका होगा, जो इनके ऊपर जो पैसा लगा रहे हैं इनके पेटी भाई, जो इंडिया का हशर पाकिस्तान ने किया है उससे बुरा हशर जो है वो इंशाल्लाह इनका हम करेंगे अगर उन्होंने पाकिस्तान की तरफ जो है वो मैली आंख से देखा। इसके अलावा जनाब ऑन द अदर हैंड हम आपको ये बता दें कि हमारी जो फोर्सेस हैं वो अपना काम भरपूर तरीके से कर रही हैं। 16 और 17 नवंबर की जो दरमियानी रात है उसमें कुरम एजेंसी में ऑपरेशन हुए हैं और 23 जो दहशतगर्द हैं, फितनतुल खारिज हैं, वो अपनी जान से गए हैं। उसके अलावा जनाब 17-18 नवंबर की जो दरमियानी रात है इसमें 4 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है और 19 और 20 नवंबर की जो दरमियानी रात है इसमें 12 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। यानी इन 3 ऑपरेशन में 50 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। इसलिए हम कहते हैं कि हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। अगर आज हम सुकून की सांस ले रहे हैं, सुकून की नींद सो रहे हैं और इन हालात में भी अगर जहनी तौर पे हम इस लिहाज से पुरसकून है कि कोई आके हम पे हमला नहीं कर देगा, अटैक नहीं कर देगा, तो इसका जो क्रेडिट है वो पाकिस्तान की फौज को जाता है। फिल वक्त इस हवाले से इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।